स्वागत है बच्चों आपका ऑनलाइन क्लासेस में और मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह। आज हम चर्चा करेंगे मानव के इतिहास की और सभ्यता के या समय की शुरुआत की। तो आइए बच्चों जानते हैं समय की शुरुआत कैसे हुई। देखिए बच्चों, क्या था, एक खुरापाती बच्चा था। उसने अपने पिता से पूछा कि पिताजी हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे दादाजी कौन थे, उसके दादाजी कौन थे, उसके दादाजी कौन थे। तो ये सिलसिला लंबा चलता गया। क्या हमारे दादाजी बाबर के समय आए थे, क्या उससे पहले आए थे, कब आए थे, ये सिलसिला लंबा चलता रहा। तो इसी क्रम में हमारे कुछ वैज्ञानिक थे, कुछ उम्दा सलाहकार थे, उन्होंने कुछ बातों की खोज की। क्या खोज की? पृथ्वी का उदय कब हुआ? पृथ्वी का मान लो उदय हुआ 3.2 अरब वर्ष पूर्व। लेकिन क्या इतना जानना पर्याप्त है? उसके बाद कुछ परमाणु, कुछ अणुओं में विघटन हुए, कुछ नई संरचनाएं बनी और कुछ ऐसी आकृतियां बननी शुरू हुई जो आज के मानव के लगभग बराबर हैं। कुछ बार ये तर्क दिया जाता है कि जो मनुष्य है, जो मानव है, वो जो बंदर है उनका वंशज है, या ऐसा कहें कि जो बंदर है वो हमारे पूर्वज थे। लेकिन यह धारणा सरासर गलत है। अगर कहें कि बंदर थे, जो बंदर और मनुष्य, इनका जो पूर्वज था वो एक था, ठीक है ना, यानी कि इनके जो एंसेस्टर थे वो कॉमन थे, एक ही थे। तो अब हम जानना शुरू करते हैं कि ये सारे तामझाम की शुरुआत कहाँ से हुई। तो हम पहुंचते हैं लगभग 320 लाख वर्ष पूर्व। इतने सारे वर्ष पूर्व क्या हुआ था? जीव की रचना, और जीव की रचना में सबसे पहले आए थे प्राइमेट्स। अबे प्राइमेट्स क्या भला थी बच्चों? देखिए, वो जानवर जो स्तनधारी हैं, वो जानवर जो अपने बच्चों को अपने पेट में पालते हैं, इन सभी को कहेंगे हम स्तनधारी। जैसे कोई भी हो, मनुष्य हो, चाहे वानर हो, चाहे चिंपैंजिन हो, कोई भी हो, वो सभी जानवर जो अपने बालकों को, अपने बच्चों को अपने पेट में पालते हैं तथा जो अपने बच्चों को दुग्ध पान करवाते हैं, स्तन पान करवाते हैं, वे सभी प्राइमेट्स हैं। इनका कालखंड लगभग माना जाता है 320 लाख से 240 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है। अब इसके बाद आए इनके और आगे वंशज, इनमें सुधार होता गया और इसके बाद एक नई चीज निकल के आई, वो थे होमोनाइड। प्राइमेट से आगे आ गए थे होमोनाइड। धीरे धीरे इनका विकास होना शुरू हुआ। विकास के बाद इन्होंने एक नई सीमाएं, नई जो अपनी सीमाएं थी वो बनाई। इनकी जो शरीर की संरचनाएं थी, इनकी जो मानसिक, जो उनकी दिमाग की संरचनाएं थी, उनमें बदलाव आना शुरू हो गया और ये बदलाव धीरे धीरे बढ़ता गया। और इस होमोनाइड के बाद आया होमोनिड। ठीक है बच्चों, अब अगर इन्हें कि हम कालखंड की बात करें कि कब हुए, तो हम मान सकते हैं कि ये लगभग 64 लाख वर्ष पूर्व हुए थे। यानी कि आज ये होमोनाइड है, जो हमारे ह्यूमन के, हमारे मानव के आगे से आगे उनके वंशज है, तो ये लगभग 64 लाख वर्ष पूर्व हुए थे। और जो होमोनिड हैं वो हुए थे 56 लाख वर्ष पूर्व। कितना रोचक शब्द है ना, होमोनिड। होमोनिड शब्द को बार बार रिपीट करें। होमोनिड और होमोनाइड में बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आए थे होमोनाइड, उसके बाद होमोनिड। होमोनाइड, होमोनिड, कितना रोचक तथ्य है ना। अब इसके बाद बच्चों क्या हुआ कि समय चलता गया, समय चलता गया। लेकिन एक खास बात, क्या हमेशा से ही मानव के इतिहास को खोजना इतना सरल रहा था? बिल्कुल नहीं। एक वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज।
ठीक है, यूरोप के वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने एक बार तर्क दिया कि जो मनुष्य है, ये जो बंदर है उन्हीं की संतान है, या बंदर इनके पूर्वज थे, ये बंदर से बना है। हालांकि ये धारणा बाद में जाके गलत होगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो इससे मिलता था ना कि हमारे और बंदरों के पूर्वज एक ही थे। तो जो ईसाई समुदाय है, ईसाई धर्म है, उनका ग्रंथ है बाइबल। उसमें एक बात लिखी गई है कि संपूर्ण संसार की और संपूर्ण मनुष्य प्रजाति की जो रचना है, उसका निर्माण किया है, वो काम है भगवान का। अब भाई इन्होंने कह दिया कि भगवान का काम ही नहीं है, ये तो बंदरों का था। कुछ रासायनिक, कुछ भौतिक क्रियाएं हुई जिसके कारण मनुष्य का निर्माण हुआ, तो जनता की धार्मिक भावनाएं भड़क गई। इनकी खैर नहीं थी। इसके बाद बहुत इन्होंने क्रिटिसिज्म इनको सहना पड़ा, अभी क्या वैज्ञानिक हो, क्या फालतू की बातें कर रहे हो। लेकिन धीरे धीरे जब वैज्ञानिकों ने नए तथ्य, नए प्रमाण पेश किए, तो ये बात वजन पकड़ने लगी कि मनुष्य का निर्माण विशेष तरीके से जो बंदर या उनके पूर्वज, उन्हीं के एक क्रमबद्ध विकास का परिणाम था। ठीक है ना बच्चों। अब हम बात कर रहे थे होमोनिड की। होमोनाइड के बाद है होमोनिड। होमोनिड भी आगे दो प्रकार की जो शाखाओं में बटे हुए थे। कौन थे? एक थे एस्ट्रालोपिथिकस, बड़ा ही रोचक नाम है ना, एस्ट्रालोपिथिकस। एस्ट्रालोपिथिकस, जितना हो इसको दोहराएं। वो थे एस्ट्रालोपिथिकस। और इसमें दूसरा जो उसका भाग था वो था होमो। ठीक है। अभी एस्ट्रालोपिथिकस क्या थे? ये भी एक मानव बनने की श्रृंखला में एक स्थिति आई थी, एक स्टेज आई थी। लेकिन इसको एस्ट्रालोपिथिकस क्या है, क्यों कहेंगे? क्या कारण था कि हमने ये उल्टे सीधे नाम दे दिए? देखिए, जो व्यक्ति, जो मानव है, जिस जीवाश्म की खोज जहां पर हुई है, हमने उसको वही नाम दिया। अब कैसे जीवाश्म की खोज? ठीक है ना, हमें कौन से बंदे मिले हैं? तो देखिए, कोई भी सभ्यता की हमने खोज की, किसी भी मानव के जो पूर्व जन्म थे या उसके पूर्वजों की खोज की, तो वो खोज कैसे हुई थी? वो खोज हुई थी बचे हुए अवशेषों से और जीवाश्म से। अब ये अवशेष जीवाश्म क्या है? कहानी को थोड़ा सा हम फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी 19वीं 20वीं सदी में आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसको एक बार हम साइड में करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जानेंगे हम कि हमें कैसे पता लगा कि कोई चीज कितनी पुरानी है और चीजों की खोज कैसे होती है। वैज्ञानिक दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है इनके, तो इनको एक बार चुल मची कि हम देखते हैं कि हमारा इतिहास कैसा है, हमारे कौन से वैज्ञानिकों ने किया, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इतिहास कैसा है, इस क्रम की, इस बात को जानने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने बहुत सी जगहों पर खोदाई शुरू की। खोदना, या फिर उसको कहते हैं एक्सकेवेशन। ठीक है ना, कुछ पुरानी जगहों पर जीवाश्म, उनकी खोज की गई। अब जीवाश्म क्या थे? पुराने समय में जितने भी हमारे जीव जंतु थे या पशु थे, पक्षी थे, उनके मरने के बाद या उनके हताहत होने के बाद उनके जो अवशेष थे, चाहे वो शरीर के अवशेष हों या उनकी हड्डियों के अवशेष हों, वो कहीं ना कहीं जाकर दब जाते थे। ठीक है, और उनको लाखों वर्षों बाद जो वैज्ञानिक थे उन्होंने देखा, उनको साफ किया, उनके जो एक्स्ट्रा धूल मिट्टी थी उनको हटाकर, उनको उठाकर लैब में ले गए। अब लैब में या प्रयोगशाला में ले जाने के बाद उन्होंने उस पर किया काम। क्या काम किया? सबसे पहले तो उसके डीएनए की जांच की। ठीक है, या उसके अंदर जो और जीन्स हैं, सभी चीजों की जांच की। देखा कि वो जीन्स जो थे दुनिया में और कहां पर उसके समान या उससे मिलते जुलते जीन उपलब्ध हैं। तो इसी के आधार पर उन्होंने देखा कि वो जो उनसे मिलते हुए जीन हैं, ऐसा मान सकते हैं कि वो इन्हीं की संतान, इन्हीं के चाचा ताऊ के लड़के रहे होंगे। ठीक है ना बच्चों। अब ये कैसे पता लगे कि वो कितने वर्ष पुराना है? 360 लाख वर्ष पुराना है, या 320 लाख वर्ष पुराना है, या 70 लाख पुराना है? ये इतनी गहरी गहरी बातें, इतनी टाइमिंग कैसे पता लगी? तो इसका कारण है एक वैज्ञानिक पद्धति जिसका नाम है कार्बन डेटिंग। अब ये भाई साहब क्या भला है? कुछ बच्चों को शायद पता हो जो विज्ञान से जुड़े हुए हैं। देखिए, हर एक परमाणु, उसका एक अर्ध आयु काल होता है। क्या होता है? अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल क्या होता है?
देखिए अब कोई चीज पड़ी पड़ी है, ठीक है, पड़ी है तो उसका विघटन होना प्रारंभ हो जाता है। विघटन से क्या होता है कि जो उसके परमाणु है उनकी संख्या आधी रह जाएगी। तो कार्बन, कार्बन को लिखते हैं C612, इसी प्रकार लिखते हैं ना। तो इसके परमाणु की संख्या जितने वर्षों में इसकी पूर्व संख्या से आधी रह जाएगी वो इसका अर्ध आयु काल। तो कार्बन के लिए यह लगभग ये 5700 वर्ष। ठीक है बच्चों, अब वैज्ञानिक आएंगे, चीज देखेंगे क्या क्या हड्डियां क्या है, फॉसिल्स क्या हैं, जीवाश्म क्या हैं, उन पर करेंगे रिसर्च। तो उसमें जो कुल परमाणुओं की संख्या है वो किसी न किसी विधि के द्वारा उनकी गणना करेंगे। अब वो देखेंगे उनका कितना विघटन हो चुका है। अगर तो एक बार विघटन हुआ है या उनकी संख्या देखेंगे कितनी मूल संख्या है, कितनी अब संख्या इनकी रही होगी। तो 5700 एक बार विघटन हो गया। आपको एक और तरीके से समझाऊंगा मैं। मान लो कि शुरुआत में परमाणुओं की संख्या थी 2048, ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ कि इसका विघटन हुआ, 5700 वर्ष लगे इसमें, अब संख्या रह गई 1024, ठीक है। अब विघटन और हुआ, संख्या कितनी रह गई 512, समय कितना लगा इसमें 5700 वर्ष, जुड़ता जा रहा है भैया। अब इसमें और 256 रह गए, समय कितना लगा वही 5700 वर्ष, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। अब इसके बाद इसका और विघटन हो गया, संख्या इसमें रह गई 1128, समय वही 5700 वर्ष, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद एक बार और विघटन हो गया इसका, ठीक है, संख्या रह गई 64, समय वही 5700 वर्ष, ठीक है। अब इसके बाद और कम हो गई तो आगे 64 से रह गया 32 और समय वही 5700 वर्ष। फिर विघटन हुआ इसका, 16 रह गए, समय वही 5700 वर्ष। अब इसके बाद और विघटन हुआ बच्चों, रह गए 8, समय वही 5700 वर्ष। और विघटन हुआ 4, कितने रह गए 5700 वर्ष में। और फिर और हुआ 2 रह गए, समय वही 5700 वर्ष। अब 2048 से 2 तक आने में कितना समय लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 5700 गुणा में 10 यानी 57,000 वर्ष। इससे हम कह सकते हैं कि ये कार्बन डेटिंग विधि से हमने ये निकाल लिया। अब सर कहेंगे कि ऐसे कैसे पता लगा, कार्बन ही से क्यों पता लगा? क्योंकि कार्बन एक ऐसा परमाणु है जो विश्व के लगभग हर पदार्थ में मौजूद है, चाहे ये मार्कर हो, चाहे ये बोर्ड हो, चाहे मेरी हड्डियां हो, चाहे मेरा मांस हो, चाहे ये जो यहाँ पर जितना भी सामान इक्विपमेंट रखे हैं, ये रोशनी, ये पंखे, ये सामने स्टैंड, ये कैमरा, सब चीजें जिसमें जो भी भौतिक चीजें हैं उनमें कार्बन शामिल होगा, ठीक है ना बच्चों। अब हम इसके बाद बात करते हैं हमारी आगे की कहानी पर। कार्बन डेटिंग विधि से हमने बहुत सी बातों का पता लगाया, कैसे हम काल निर्धारण करेंगे, है ना बच्चों। तो इसके बाद हम बात कर रहे थे हमारी एस्ट्रालोपिथिकस पर, ठीक है। अब एस्ट्रालोपिथिकस इसका काल समय था लगभग 57 लाख वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 18 लाख वर्ष पूर्व, और 8 लाख वर्ष पूर्व बाद तक होने के इसके प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं, ठीक है ना। हालांकि कोई भी चीज दावे से नहीं की जा सकती, कही जा सकती, लेकिन फिर भी इस चीज में वैज्ञानिक लगभग एक मत हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जो हमारी अगली चीज आती है वो है हम इसका एक तरीके से क्रमबद्ध तरीके से इसका वर्गीकरण करना। कैसे? सबसे पहले आए प्राइमेट्स, ठीक है बच्चों। अब जो प्राइमेट्स थे उसका समय था 360 लाख वर्ष पूर्व से लेकर
वर्ष पूर्व से 240 लाख वर्ष पूर्व तक। ठीक है ना बच्चों, ये आ गया। अब ये प्राइमेट कौन से थे? वो सभी जानवर या वो सभी भगवान के बनाए हुए जीव, हमारे ब्रह्मा जी के जीव, जिनमें बच्चों को गर्भ में रखने की क्षमता होती है, यानी कि जो बच्चों को अपने पेट में पालते हैं वो थे प्राइमेट्स। इनके और क्या गुण थे? ये अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं, यानी कि अपना खुद का दूध पिलाते हैं। ठीक है ना, उनकी इस प्रकार से परवरिश करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आए वो थे होमोनाइट। प्राइमेट से आगे निकले होमोनाइट। ठीक है, ये मनुष्य बनने के क्रम में दूसरा क्रम था। हालांकि इसके बीच में कुछ बहुत सारे क्रम आए थे, लेकिन आपकी कक्षा 12वीं के अनुसार हमारे पास सीधा उसके बाद आता है होमोनाइट। होमोनाइट की जो अवधि थी वो थी लगभग 64 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है बच्चों, होमोनाइट के बाद आए होमोनिड। ठीक है, होमोनिड बच्चों क्रांतिकारी बदलाव। अब क्रांतिकारी बदलाव क्या होगा? कुछ आराम से कुछ चल रहा है, बहुत कम समय में एक परिवर्तन आ जाए जिससे हम कुछ और ही बन जाए। अब परिवर्तन का मतलब ये नहीं कि चूहे से बंदा बतख बन जाए, यानी कि होमोनिड से होमोनाइड तक आने में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ चुका था मनुष्य बनने के क्रम में। और ये क्रांतिकारी परिवर्तन कोई 5-4 दिन में नहीं घटा, ये घटा था कुछ वर्षों में। अब कुछ वर्ष कितने वर्ष थे? लगभग 8 लाख वर्ष पूर्व, यानी कि होमोनिड आए थे हमारे अस्तित्व में 56 लाख वर्ष पूर्व। बहुत ही बच्चों ना इंटरेस्टिंग है जानना ये। अब होमोनिड वर्तमान मनुष्य के सबसे करीब जो उसके अंतिम पूर्वज थे वो थे। होमोनिड के बाद में एक और बात आती है, ये 2 भागों में बंट जाता है। कौन सा? एस्ट्रोलियोपिथिकस। एस्ट्रोलियोपिथिकस, कितना इंटरेस्टिंग नाम है ना, एस्ट्रोलियोपिथिकस। तो इसको लिखेंगे कौन कौन से? इस तरह एस्ट्रोलियोपिथिकस। और इसमें जो दूसरा भाग था वो था होमो। अब होमो के भी बहुत सारे भाग थे, करेंगे चर्चा उन पर भी। अभी एस्ट्रोलियोपिथिकस थे लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 18 लाख वर्ष पूर्व। 1.8 मिलियन हो गया ना, 18 लाख। हालांकि 8 लाख वर्ष पूर्व बाद तक भी इसके प्रमाण हमारे पास मिले हैं, हमारे पास मौजूद हैं। तो देखिए बच्चों, ये उल्टा सीधा सा क्या नाम हुआ, क्या ऐसा लिख दिया इसने? तो जो अस्तित्व, जो फोसिल्स हमें जहां पर मिले हैं, जो जीवाश्म हमें जहां पर मिले हैं, उसी जगह के आधार पर उसका नाम रख दिया गया। जैसे कि ये शब्द है, ये 2 से मिलकर बना है। कौन कौन से? एस्ट्रोलियो और पिथिकस। ठीक है ना। अब अगर आप जानते हैं लैटिन भाषा, तो इसका अर्थ होता है दक्षिणी। ठीक है बच्चों, और इसका अर्थ है, ये लैटिन में नहीं है, ये है यूनानी यानी ग्रीक भाषा में। इसका अर्थ होता है बच्चों वानर, यानी कि दक्षिण के बानर। ठीक है ना, बंदर। ये होगी बात। अब बच्चों, ये क्या आज भी मौजूद है? नहीं बच्चों, इसका किसी न किसी कारण ये खत्म हो गया, चाहे इनको कोई बीमारी लग गई या कुछ भी हो गया। बहुत सी धारणाएं दी जाती हैं। प्रमुख जो धारणा है या प्रमुख तर्क है वो ये है कि इसका अपने ही किसी साथियों के साथ संघर्ष हो गया। अब संघर्ष हो गया तो भाई साहब सारी की सारी वहां पर तबाही मच गई, पूरी की पूरी कौम, पूरा का पूरा इनका जो सिस्टम था वो नष्ट हो गया। अब इसके बाद आते हैं होमो। होमो को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? एक तो है होमो हैबिलस। होमो सबसे पहले आए थे होमो हैबिलस।
देखिए ये मनुष्य के सबसे करीब है, होमो का मतलब होता है मनुष्य। ये लैटिन भाषा के नए नाम होते हैं, जैसे आपने विज्ञान में पढ़ा होगा सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलोंजिना, आलू और बैंगन का नाम है ना। तो जो पहले वाला सोलेनम होता है वो क्या होता है, वो होती है जाति। वो जो ट्यूबरसम होता है वो होता है नाम, ठीक है ना, वैज्ञानिक नाम होता है ना, इसी आधार पर ये लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। तो इसी तरह ये है होमो। होमो है एक जाति, किसकी जाति, मनुष्य की जाति। और उसके बाद होमो हैबलस, हैबलस है इसका नाम। बच्चों कुछ लिखाई गंदी हो तो बता देना, ठीक है ना, कुछ जल्दी में ऐसा हो जाता है। तो देखिए आज के समय में मनुष्य की केवल एक ही जाति मौजूद है, वो है हम। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले एक से अधिक जाति रही होगी, हो सकता है 3 या 4 हो, 5 हो, कितनी भी हो। लेकिन मोटा मोटी एक अनुमान है कि मनुष्य की मुख्यतः 3 जातियां थी। हालांकि इसमें और भी वर्ग बहुत सारे थे, लेकिन वो आपके नहीं हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद थी दूसरी होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस होमो हैबल्स के बाद आई थी। और सबसे नई और सबसे अंत में आने वाली होमो सैपियंस। सैपियंस का अर्थ है बुद्धिमान, यानी कि वो मनुष्य जो बुद्धिमान था, जिसमें दूसरों से ज्यादा अकल थी, दूसरों से ज्यादा ज्ञान था, उसे हम कहेंगे होमो सैपियंस। तो आइए अब इनके बारे में हम और गहराई से जानते हैं कि ये इनकी कहानी क्या थी। देखो बच्चों, इनके कंकालों का हमने अध्ययन किया तो ये निकले थे मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका से। पूर्वी अफ्रीका में जैसे वहां के देश है मोजाम्बिक, इथोपिया, अब कैसे पता लगे कि वहीं से निकले थे, तो हमने विश्व भर से निकले हुए फोसिल्स, कंकालों आदि का अध्ययन किया, कार्बन डेटिंग विधि और उसके अलावा बहुत सी विधियों के अध्ययन से हमने ये पाया कि सबसे ज्यादा पुराने जो हमें मनुष्य या मानव के अवशेष मिले हैं वो मिले हैं इन देशों से, यानी कि पूर्वी अफ्रीका से। हालांकि हो सकता है इसके बाद खोज हो तो हमें ऑस्ट्रेलिया में मिल जाए, लेकिन अब तक की खोज के आधार पर यही मिले हैं। और ये मैंने आपको पिछली वीडियो में नक्शे से बताया था ना कि किस तरह से ये पूर्वी अफ्रीका से निकलकर दुनिया भर में फैल गए, है ना। तो उस पथ में उसके बाद की तिथियों के हिसाब से ये सभी मिले हैं। अब ये इनको क्या जरूरत हुई कि ये दुनिया भर में फैल गए, तो बच्चों देखिए कि खाने पीने के स्रोत किसी भी जगह पर सीमित होते हैं। पूर्वी अफ्रीका में भी इसी तरह का माहौल रहा होगा, वहां पर खाने पीने की चीजें, चाहे वो शाक हो चाहे जीव जंतु हो जो शिकार करके खाए जाएंगे, उनकी संख्या सीमित थी। लेकिन धीरे धीरे जो हमारे होमोस हैं इनकी संख्या बढ़ने लगी, तो खाने संबंधित एक बड़ी समस्या पैदा होगी। तो इन्होंने 100, 200, 300 के एक समूहों में पलायन करना शुरू कर दिया विश्व के अन्य हिस्सों में। और ये पलायन करते करते हुए यूरोप, एशिया, चीन सब जगह पहुंच गए। हमारे जो हम मानते हैं ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसमें सेंटिनल द्वीप समूह है, उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी तक जिनके डीएनए सीधे तौर पर पूर्वी अफ्रीका से मिलने का दावा है। अब वो इतनी दूर कैसे पहुंच गए? अंडमान निकोबार के पास तो कोई स्थल भूमि भी नहीं है, तो ऐसा मानते हैं कि उस समय तक जो समुद्र का स्तर था वो नीचा था, लेकिन जब वो वहां पर पहुंच गए तो उससे कुछ सालों बाद वो स्तर ऊपर हो गया और वो वहीं पर फंस गए। ठीक है ना बच्चों, तो हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। होमो हैबल्स, होमो इरेक्ट्स और होमो सेपियंस, ये आगे घूमते रहे और एक जर्मन में जगह है नियांडर वैली, नियांडर वैली या नियांडर घाटी। तो इसी के आधार पर यहाँ पर कुछ जीवाश्म मिले हैं जो कि वर्तमान मनुष्य के जीवाश्मों से बहुत ज्यादा मेल खाते हैं। तो हम मान सकते हैं कि हमारे नजदीकी जो पूर्वज रहे होंगे या हमारे सबसे खास, सबसे सके चाचा ताए, वो थे हमारे
नियांडरथल्स, ठीक है ना। इसी तरह से और भी जर्मन में एक तो जगहें मिली हैं, जैसे कि उस जर्मन में जो नियांडरथल्स घाटी है उसके पास है हेडिलबर्ग, तो इसके आधार पर उनका नाम दिया गया हेडिलबर्ग, होमो हेडिलबर्ग, ठीक है ना बच्चों। अब हम बात करेंगे इनकी क्या विशेषताएं थी, क्या इनके गुण थे होमोनाइड की, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, पहले रहता था बंदा कहाँ पर, जंगलों में, ठीक है ना। जंगलों में खाना, जंगलों में पीना, वहीं पर सो जाना पैर पसार कर, ये सब हमारी दिनचर्या थी। होमोनाइड, तो देखिए बच्चों, होमोनाइड की क्या कहानी है। ये रहा करते थे जंगलों में, तो इनके जो शरीर के अंग थे वो उसी के अनुकूल थे। अब कुदरत हमारी बहुत न्याय करती है, जो चीजें हमें चाहिए हैं वही हमें देती है। तो इनकी कुछ खास विशेषताएं थी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो इनका विकास हुआ होमोनिड के रूप में, है ना। ठीक है ना बच्चों, होमोनिड के रूप में विकास हुआ। सबसे पहले तो ये बंदर के जैसे बिल्कुल भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा इनमें बदलाव आ चुका था। हम कह सकते हैं इससे हमारे और जो बंदर हैं उनके पूर्वज एक ही थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बंदर ही हमारे पूर्वज थे, ठीक है ना। अब आपके लिए बच्चों एक प्रश्न है, आप विचार कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा करीब कौन सा ये जो वानरों की श्रेणी में जानवर है हमारे पास है, गोरिल्ला, चिंपैंजिन या बंदर। आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड का समय है, आप सोच लीजिए। तो बच्चों इसी तरह से हमारा मानव विकास होता गया। लगभग जो ये नियांडरथल्स थे जो मैंने आपको बताया, इनकी अवधि थी 1,30,000 वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 50,000 वर्ष पूर्व तक। तो आपको एक प्रश्न दिया था कि सबसे करीबी मनुष्य कौन था, तो वो थे बंदरों के जैसे दिखने वाले चिंपैंजिन। चिंपैंजिन हमारे सबसे नजदीकी रिश्तेदार हैं, ठीक है ना बच्चों। अब क्या है कि बात करेंगे हम होमोनाइड और होमोनिड की, इन दोनों में क्या फर्क है और किस तरह से हमारा इस मानव का विकास हुआ था। तो सबसे पहले होमोनिड की बात देखिए बच्चों, सबसे पहली बात है कि ये विकास करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने औजार बनाने भी प्रारंभ कर दिए थे, ठीक है। तीसरी बात, इन्होंने अपनी खाना बदोश जिंदगी को छोड़ना शुरू कर दिया था। और खाना बदोश जिंदगी कौन सी है कि जो घूम फिर के रहते हैं ना, कभी एक जगह कहीं दूसरी जगह पर। पुराने समय में क्या था कि जो मनुष्य था वो जंगलों में पेड़ों पर रहा करता था। आपको इसकी बात पूरी बताते हैं। अब पेड़ों में रहने के कारण जो होमोनिड है और होमोनाइड है, इनमें क्या डिफरेंस आए, क्या इनमें अंतर आए। तो होमोनाइड थे पुराने विचार के, पुरानी सभ्यता के लोग, ठीक है ना। होमोनिड थे वो विकास कर रहे थे। तो जो होमोनाइड थे उनके हाथों की संरचना कुछ इस तरह से थी कि वो कुछ बारीक काम नहीं कर पाते। देखिए अब मैं अपने हाथों की उंगली इस तरह हिला सकता हूँ, लेकिन जो होमोनाइड थे वो ऐसा नहीं कर सकते थे। वो किसी भी चीज को अच्छी तरह से पकड़ नहीं सकते थे, क्योंकि वो थे जंगलों में रहने वाले। कैसे, जंगलों में कहीं पर उन्होंने झूला झूलना है, कहीं पर जाना है तो इस तरह पकड़ेंगे। इसी तरह से उनके पैर थे, पैर की जो टखने थे, जो उनके पैरों की हड्डियां थी वो अच्छी तरह से मुड़कर पकड़ने वाली थी, ठीक है ना बच्चों। इस तरह थी। अब हम इनमें अंतर करेंगे अच्छी तरह से। ये है इधर होमोनाइड, ठीक है। होमोनिड का जो ब्रेन था वो था अपेक्षाकृत छोटा, और होमोनाइड का दिमाग था बड़ा। अब बड़ा दिमाग होने का तात्पर्य ये नहीं है कि उनमें बुद्धि ज्यादा थी, भूसा भरा था, ऐसे कह सकते हैं ना कि वो वैसे बड़ा था,
बोझ लिया घूमते थे वो, ठीक है ना। दूसरा बात, इनको कोई औजारों का नहीं पता था, औजारों का इनको बिल्कुल ज्ञान नहीं था, ठीक है ना। तीसरी बात है इनके चलने की। देखिए जो होमोनिड थे, जैसे ये बंदा, ठीक है, तो होमोनिड चलते थे बिल्कुल ऐसे सीधे होकर, लेकिन ये कैसे चलते थे, ये चलते थे थोड़ा इस तरह से, इस तरह जमीन पर लेटकर, ठीक है ना बच्चों। ये थे इनमें मुख्य अंतर। इसके अलावा कुछ और भी छोटे छोटे अंतर थे, जैसे पैरों की हड्डियों का घुमावदार होना, क्योंकि जो होमोनाइड थे वो रहा करते थे पेड़ों पर, लेकिन होमोनिड थे जो वो मैदानों में अच्छी जिंदगी की तलाश में आ चुके थे, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम और चर्चा करेंगे कि होमोनिड, इसमें अंतर हमने देख लिया। अब क्या हुआ था कि ये मैदानों में आकर रहने लगे, तो ऐसा मानते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व, लगभग 22 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी का पर हुआ हिमाच्छादन। अब हिमाच्छादन क्या था, हिम का आच्छादन, यानी कि टिकाकर बर्फ पड़ी पृथ्वी पर। इस बर्फ पड़ने के कारण क्या हुआ कि जंगलों में बर्फ आने लगी, वहां पर बर्फ जमने लगी और ऊपर ऊपर आती गई। इससे कुछ स्पीसीज, कुछ जातियां तो खत्म ही हो गई, लेकिन कुछ पेड़ों पर जो कुछ किसी तरह से सरवाइव कर गए, जो होमोनाइड थे वो बच गए, लेकिन होमोनिड बाहर चले गए, बाहर जाकर उन्होंने अपने धंधे शुरू कर दिए, ठीक है ना बच्चों। अब हिमाच्छादन के कारण बहुत दुष्परिणाम हुए, पृथ्वी से बहुत सारी स्पीशीज खत्म हो गई और कुछ नई स्पीशीज आना शुरू हो गई हैं, जो उस हिसाब से ढलने लगी। देखिए बच्चों, अब हमें कपड़े पहनने की जरूरत होती है, क्यों, हमें ठंड लगती है, लेकिन उनका शरीर कुछ इस हिसाब से था, उनको ठंड लगती नहीं थी। अब आज के हमारे गाय भैंस, हमारे कुत्ते, उन्होंने कभी कपड़े पहने हैं, नहीं पहने, क्योंकि कुदरत ने उनको इस हिसाब का शरीर दिया है कि वो बिना कपड़ों के रह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा पुराने समय में हमारे साथ ऐसा नहीं है। पुराने समय में जो हमारे पूर्वज थे उनके साथ ऐसा ही था, शरीर पर बाल थे, ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। अब एक खास बात की, जो होमोनिड थे उनकी पूंछ नहीं थी, पूंछ बिल्कुल नहीं थी, है ना। जैसे हनुमान जी के या अपने मानते वानरों के पूंछें होती हैं, तो इनके पूंछ नहीं थे, ये इसका मुख्य अंतर है। अब हम बात कर रहे थे हमारे एस्ट्रोपैथिक्स की बात कर रहे थे हम। तो इसके बाद जो हमारे होमो थे वो 3 भागों में बंट गए। पहले कौन कौन से, इनसे आए ना, होमो आए थे, ठीक है। अब आप बताइए, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि होमो किन 3 भागों में बंटे थे, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। होमो हैबिलस थे सबसे ज्यादा पुराने, क्या हो गया इसको, हाँ, होमो हैबिलस, इसके बाद थे होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। होमो सेपियंस आज जो हम हैं, जो हमारा सबसे ज्यादा बुद्धिमान मनुष्य जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक हमारा अन्य था एस्ट्रोलोपिथिकस, एस्ट्रोलोपिथिकस। अब सबसे पहले बात आती है होमो हैबिलस की। होमो हैबिलस में क्या गुण थे, सबसे पहले तो ये औजार बनाने की कल्पना कर रहे थे। इनकी इच्छा थी कि कुछ ऐसे हथियार बनाए जाए जो औजार हों, ठीक है, तो इनमें इच्छा थी। अब होमो इरेक्टस, इसने हथियार बनाने पर काम किया, ठीक है ना बच्चों। और ये खास बात, ये सीधा चल सकते थे, क्योंकि इससे पहले जो मानव था वो जंगलों में रहा करता था, वो 4 पैरों के बल चलता था झुककर, क्योंकि वहां पर पेड़ पौधे थे, उन पर सीधा चलना, तनकर चलना मुश्किल था। इसलिए मानव के क्रमबद्ध विकास में होमो इरेक्टस आए, जो तनकर सीधा चला करते थे, और इसके बाद आए होमो सैपियंस। होमो सैपियंस तो आकर प्रलय मचा दिया, ठीक है ना। हथियार बनाए इन्होंने, आग की खोज की, खेती का और पशुओं का घरेलूकरण किया, उनको पालना शुरू कर दिया। अब एक खास बात जो
जो हमारे एस्ट्रोलोपिथेकस थे और होमो सैपियंस थे, इनमें क्या थी? होमो सैपियंस चिंता करते थे, वो चिंतनशील प्राणी थे। कुछ पुरानी खोपड़ियां मिली हैं, उनसे इसके बारे में पता लगता है। अब देखिए, भी जंगल में तो 100 काम धंधे होते हैं, लेकिन जो होमो सैपियंस थे वो मैदानों में आकर रहने लगे, खेती करने लगे या कुछ छोटे मोटे काम करने लगे, तो उनकी दिनचर्या में काम कम होने लगे, तो उनका दिमाग होगा वेला। वेले दिमाग में 100 तरह की बातें आएंगी। पहला तो उन्होंने हथियार बनाने शुरू किए, उपकरण बनाने शुरू किए, चाहे वो किसी भी धातु के हों। सबसे पहले आए थे पाषाण के। इसके बाद उनकी खोपड़ियों को जब अध्ययन किया गया, उनकी जो स्केल्स थी उनका अध्ययन किया गया, जो कि अफ्रीका से और यूरोप के विविध हिस्सों से मिली थी। तो उसमें एक खास चीज देखी गई, क्या? उसमें तनाव के लक्षण थे, उनमें चिंता थी भाई साहब। अब जो एस्ट्रोलोपिथेकस थे वो तो थे जंगल के जानवर, रात को बढ़िया खा पी कर सो जाते, कोई चिंता नहीं है। ये थे वेले बंदे, वेले बंदे को चिंता ज्यादा होगी। तो इसमें इनकी खोपड़ियों में खास प्रकार के हार्मोन्स मिले हैं। ये हार्मोन्स कौन से थे? जब किसी मनुष्य को या किसी भी जो होमो प्रजाति है उसको चिंता होगी, वो तनाव करेगा, उसमें तनाव आएगा, तो उसकी खोपड़ी में विशेष प्रकार के हार्मोन का रिसाव होगा, जिससे कि वैज्ञानिकों को पता लगा कि ये चिंतनशील थे। अगर चिंतनशील थे तभी तो इतनी बड़ी कायनात खड़ी हो गई ना, कितने हवाई जहाज, कितने परमाणु युद्ध, पता नहीं क्या कुछ खड़ा हो गया। ये एक चिंतनशील प्राणी के बदौलत है, उसके दिमाग के बदौलत है। अब ये जो चिंतनशील नहीं करते थे, खा पी कर पड़े रहते थे, इसको ये तो खत्म हो गए ना। ये तो उन्हीं जंगलों में रह गए, इतनी बर्फ पड़ी, इन्होंने तो दूर का सोचा ही नहीं कि हमारा क्या होगा, बर्फ में दब गए। लेकिन जो होमो सैपियंस थे, इन्होंने चिंतन किया, अपने भविष्य के बारे में सोचा और बाहर आ गए। इसी का परिणाम हम आज के मानव है। अब आगे की हम वीडियो में चर्चा करेंगे मानव के विकास की और इसके आगे की बातों की। धन्यवाद। कितनी चीजें होंगी है भाई।